सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स ऑफ लीवरेज कि भाई लीवरेज क्या होता है। ठीक है, लीवरेज कंसेप्ट कैसे आया, मतलब हम इसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो लीवरेज है ना, लीवरेज एक टूल है। बेसिकली क्या होता है कि टूल होता है। टूल किस चीज़ का, ये ना हमारे बिजनेस में होने वाले रिस्क को मेजर करता है। मेजर करता है का मतलब कि कितना रिस्क है, मतलब कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक इसी तरह ना जो लीवरेज है ना, लीवरेज एक टूल है जो हमारे बिजनेस के अंदर होने वाले रिस्क को मेजर करता है कि कितने परसेंट रिस्क हो सकता है, इतने टाइम्स रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो पहला लीवरेज टूल, दूसरा मेजर द रिस्क, मतलब ये डिग्री ऑफ रिस्क को मेजर करता है। नेक्स्ट, अब रिस्क कौन कौन से होते हैं। रिस्क भी हमारे पास ना दो तरीके के रिस्क होते हैं। पहला होता है हमारा बिजनेस रिस्क, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। भाई बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे ऑपरेशन करते हैं ना, उससे रिलेटेड होने वाले रिस्क को हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, आपकी एक शॉप है, आपकी एक जनरल स्टोर है, आपका मेडिकल स्टोर है, कुछ भी है, तो उसको डे टू डे मतलब उसको रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती होंगी। मान लो आपका इंप्लॉई कोई बंदा लगता है उसको चलाने के लिए, उसको सैलरी देनी है। ठीक है, या फिर आपको कोई बिजनेस करने के लिए प्लेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, एक दुकान चाहिए, उसका रेंट देना है। तो ये सारे क्या है, ये डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। अब मान लो अब आपको शॉप का रेंट देना है, अब आप इतना कमा ही नहीं पा रहे हो कि जब शॉप का रेंट दे पाओ। तो इसी चीज़ को मेजर करता है लीवरेज कि भाई क्या मेरी अर्निंग इतनी हो पाएगी इन फ्यूचर कि मैं अपनी शॉप का रेंट दे पाऊँ। क्या मैं मतलब इसमें आप, ये तो मैंने आपको बहुत लेमन उसमें समझा दिया। ठीक है, कि मतलब ये वो करते हैं। अब फिक्स कॉस्ट को, सिंपल सी बात है, आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए जो आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले। मान लो आपको 5,000 रुपये का रेंट देना है, तो आपको एटलीस्ट पूरे महीने में इतना तो कमाना ही है कि 5,000 तो मैं कमा ही लूँ कि अपनी दुकान का भाड़ा तो दे पाऊँ, किराया तो दे पाऊँ। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस रिस्क हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की कि फाइनेंशियल रिस्क कितना होना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क ये होता है कि चलो ठीक है, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है। अब बिजनेस रन करने के लिए बिजनेस हवा में तो रन होता नहीं है, आपने कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा ना। आपने चलो दुकान ले ली किराए पे, दुकान किराए पे लेने के बाद उसके अंदर दुकान लेकर के बस खोल के बैठ गए, उसके अंदर सामान नहीं भरोगे, बेचोगे क्या। आपका मेडिकल स्टोर है, आप दवाइयाँ नहीं डालोगे उसके अंदर। तो दवाइयाँ डालोगे कैसे डालोगे, उसमें आप कैपिटल लगाओगे। कैपिटल लगाओगे, चलो ठीक है, मानता हूँ आपके पास कुछ पैसे थे, लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस करते हो ना, उसके अंदर ह्यूज कैपिटल लगती है, मोटा पैसा लगता है, यानी कि ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोन लेते हैं। लोन लेते हैं, नहीं तो लोन लेंगे, या फिर इक्विटी कैपिटल लगाएंगे, या फिर प्रेफरेंस कैपिटल लगाएंगे। तो अगर आप लोन से पैसा लेते हो या फिर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेते हो, तो लोन वालों को तो भाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, कोई लोन आपको फ्री में देगा नहीं, आपके चाचा विधायक तो है नहीं जो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा लोगे, तो फिर उनको डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि इनका तो राइट होता है ये। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि भाई अगर आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ेगा, यानी कि आपको इन फ्यूचर एटलीस्ट इतना तो कमाना है कि मैं इंटरेस्ट बियर कर पाऊँ। मान लो आपने लोन ले लिया, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ करिए, तो आपको इतना तो कमाना पड़ेगा ना भाई कि आप डिविडेंड तो दे पाओ। तो ये फाइनेंशियल रिस्क है, यानी कि लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, हम उसकी इस केस में फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम ये चेक करते हैं कि भाई जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है, हमारी इंटरेस्ट हो गई लोन की या फिर डिविडेंड हो गया, इसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है, एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट इतना हो कि मेरी फाइनेंस कॉस्ट कवर हो जाए, इसलिए हम मेजर करते हैं। यानी कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर बिजनेस कर रहे होते हैं, हम इन फ्यूचर के लिए हम ये चेक करते हैं कि भाई इन फ्यूचर मेरा इतना रिस्क हो सकता है। इसलिए हम लीवरेज चैप्टर को पढ़ते हैं, सिर्फ रिस्क को मेजर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे को ये लीवरेज चैप्टर पढ़ना पड़ता है, और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब कितने तरीके के ये लीवरेज पढ़ने पड़ेंगे आपको, हम देखेंगे लीवरेज हमें कितने टाइप के लीवरेज पढ़ने हैं। तो लीवरेज, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हमारे दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस रिस्क होता है, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को ना हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड, यानी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग रिस्क। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि लीवरेज कितने तरीके के लीवरेज होते हैं और हमें कैसे कैसे पढ़ने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। भाई बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो पढ़ेंगे, बिजनेस रिलेटेड को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, मतलब कितना रिस्क हो सकता है वो कैसे कंप्यूट करते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। फिर एक होता है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइंड लीवरेज क्या होता है वो भी पढ़ाऊंगा। उससे पहले ना आपको ना इस मतलब ये सब पढ़ने से पहले ना आपको एक बेसिक चीज़ समझनी होगी, जिसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। अरे रुक जाओ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो इस चैप्टर को समझने के लिए या पूरी एफएम को समझने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अगर जिस बच्चे को वो नहीं आता ना तो फिर समझ लो उसको एफएम समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इनकम स्टेटमेंट को समझने की। मैंने मतलब काफ़ी इजी तरीके से बना रखा है, वैसे मैंने एक न्यूमेरिकल फिगर और एग्जाम्पल ले रखा है, बाकी आप देखो समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट देखना। सबसे पहले इनकम का मतलब तो आप सबको पता होगा, ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि सब जानते हो कि इनकम क्या होता है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि ना इसको एक फॉर्मेट तरीके से लिख दिया, इसी को स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बन गई। तो इनकम जनरेट ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सबसे पहले सिंपल सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर सेल करोगे। ठीक है, आप सेल करोगे उस चीज़, कोई भी यूनिट को सेल करोगे, या अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विस को सेल करोगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो उस चीज़ को बनाओगे, बनाने के बाद में उस यूनिट को बेचोगे, वो सेल होगी, आपकी इनकम वहाँ से जनरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर कि भैया सेल्स यूनिट, आपको क्वेश्चन में सेल्स यूनिट या फिर आउटपुट के नाम से ना कुछ फिगर्स दी होंगी, यानी कि यूनिट बता रखी होंगी। मान लो मैंने अपने एग्जाम्पल में 1000 यूनिट ले रखी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा कि भाई सेल्स प्राइस कितना है, यानी कि आपने 1000 यूनिट किस प्राइस पे सेल करी है। मेरे एग्जाम्पल में 100 है, तो आपकी टोटल सेल कितनी होगी। टोटल सेल ऐसे आती है जितनी भी आपकी यूनिट आपने सेल करी है और जिस प्राइस पे सेल करी है। ठीक है जी, तो आपकी टोटल सेल निकल के आ जाएगी।
ये मैंने 1 लाख रुपीज़ हो गई आपकी 1000 यूनिट इंटू में 100, यानी कि आपने 1 लाख रुपये की सेल करी है। आप ये एज्यूम करके चलना कि पूरे साल की फिगर है, ठीक है। तो आपने सेल्स जो आई है आपकी वो 1 लाख रुपये की है। अब एक बात मेरे को बताओ आप, क्या ये जो सेल है ये पूरी की पूरी आपकी इनकम है? क्या ये इनकम पूरी आपकी है? आपके कोई खर्चे नहीं है, ये सारी सारी इनकम मैं आपका प्रॉफिट कंसीडर कर लूँ? ऐसा नहीं होगा ना। सिंपल सी बात है, आपने इस यूनिट को बनाने के लिए या इस सेल को करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे तो करे होंगे, वो खर्चे भी तो माइनस करोगे ना आप इसमें से। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो जो आपने यूनिट्स बनाए, यानी कि 1000 यूनिट, ये वाली 1000 यूनिट, इस 1000 यूनिट बनाने को कुछ ना कुछ खर्चा आया होगा। जिस हाँ, इस 1000 यूनिट को बनाने के लिए कुछ खर्चा आया होगा, उस खर्चे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आपको ना, ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, क्वेश्चन में गिवन होगी, इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि मतलब आपके ना 2 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है या 2 रुपये पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने पर आपका कितना खर्चा आया, ठीक है। तो मेरे एग्जाम्पल में मैंने 40 रुपये ले रखा है, यानी कि 40 रुपये पर यूनिट ले रखा है। तो आपने 1000 यूनिट बनाई है, तो एक यूनिट बनाने में 40 रुपये का खर्चा आता है, तो 1000 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया? सिंपल सी बात है, 40,000 का खर्चा आया होगा, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आपने सेल करी 1000 यूनिट 1 लाख रुपये की, जिसमें से कि 40,000 तो आपका 1000 यूनिट बनाने का खर्चा ही आ गया, तो ये आप माइनस नहीं करोगे इसमें से, ठीक है। आपने इसमें से ये माइनस कर दिया। अब आप ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद में आपके पास निकल के आएगा आपका कंट्रीब्यूशन, यानी कि आप इसको अपनी इनकम कह सकते हो, लेकिन ये आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है। आप इसको ये कह सकते हो कि भाई मैंने ना मतलब 1 लाख रुपये की सेल करी, जिसमें मेरा ना 40,000 रुपये खर्चा आया था बनाने का, 60,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ है। बट ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। क्यों? सिर्फ आपने मतलब वेरिएबल कॉस्ट बनाने की सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी, आपकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं थी। फिक्स कॉस्ट का मतलब आपने जिस लोकेशन पे आपने ये यूनिट्स बनाई वो आपकी खुद की थी या आपने रेंट पे ले रखी थी। बहुत से लोग क्या, जिसके पास बिजनेस करने के लिए ना मतलब स्पेस नहीं होता, वो रेंट पे लेते हैं, ठीक है। या मतलब मान लो आपने रेंट पे ले रखी थी, तो उसको रेंट जो एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ से माइनस करोगे? वो भी तो इसी में से माइनस करोगे ना। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, मान लो आपका रेंट जाता है या फिर आपने कोई ऐसी मशीन लगा रखी है जो मतलब हर साल उसको ठीक कराना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि पूरे साल वो होने ही होने, चाहे मैं सेल करूँ चाहे मैं सेल ना करूँ, चाहे मैं बिजनेस करूँ चाहे मैं बिजनेस ना करूँ, मेरे को वो खर्चा बियर करना ही पड़ेगा। जैसे कोविड में जिम, बहुत सारे लोगों ने जिम जो ले रखी थी रेंट पे ले रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोई जिम ओपन नहीं होगी, लेकिन उन जो जिम के ओनर थे उनको उसका रेंट बियर करना पड़ रहा था, क्योंकि जिम तो बंद थी, लेकिन उनको फिर भी अपने मालिक को रेंट देना था, वो उनकी फिक्स कॉस्ट थी। तो ये फिक्स कॉस्ट वो एक्सपेंस होते हैं, चाहे बिजनेस चले चाहे ना चले, आपको वो बियर करनी ही पड़ेंगी। तो इस मेरे एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट मैंने 10,000 रुपये ले रखी है, तो हमारे कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, ठीक है जी। अब आपने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके आपने ईबीआईटी निकाल लिया, ठीक है जी। ईबीआईटी आपने फाइंड कर लिया। अब ईबीआईटी फाइंड, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि बिजनेस करके आपने इतना, आपने बिजनेस करके आपने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिजनेस ऐसा हवा में तो होता नहीं है। हो सकता है कि किसी बंदे ने लोन ले रखा हो बिजनेस को रन करने के लिए, तो भाई आपने चलो बिजनेस करके इतना पैसा कमा लिया, अब जो लोन लिया है उसका ब्याज नहीं दोगे आप? ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। तो इस बंदे ने क्या काम करा, ईबीआईटी में से ब्याज का पैसा माइनस कर दिया। तो भाई जब इंटरेस्ट, मैंने क्या बताया था ईबीआईटी की फुल फॉर्म, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि वो अर्निंग है जो जिसमें से इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ अभी और टैक्स भी माइनस नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को अब माइनस कर दिया, यानी कि 10,000 रुपये इंटरेस्ट माइनस कर दिया 50,000 में से, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचा ना वो 40,000 का बचा, क्यों? आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 10,000 का, ठीक है। तो अब आपके पास कौन सा प्रॉफिट आएगा? ईबीटी। इंटरेस्ट तो आप पे कर चुके, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया है आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट को पता है कि भैया बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांगेगी? वो पागल तो है नहीं। पागल कि आप कुछ भी 1 रुपये की भी इनकम कमाओगे भाई, उसको उस गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है, वरना वो आपको बिजनेस नहीं करने देगी, सिंपल सी बात है। और फिर चलो आप गवर्नमेंट अगर मान लो नहीं भी मांगती है टैक्स, लेकिन आपका भी तो अधिकार बनता है टैक्स देने का, ठीक है। तो मेरे एग्जांपल में क्या है, 50% मैंने टैक्स रेट लगा रखा है। तो जो भी आपकी अर्निंग है, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद, जो भी आपकी अर्निंग बनेगी उसके अंदर से आपको एक टैक्स का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है जी। तो 40,000 का हमने 50% करा, 20,000 रुपये हमने टैक्स पे कर दिया। अब हमारी प्रॉफिट कितनी आ गई भाई? एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे हाथ में बचा, सब सारे खर्चे माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद, सब कुछ माइनस करने के बाद 20,000 रुपये, ये हमारी एक्चुअल प्रॉफिट है। इसको आप कह सकते हो कि हाँ, मैं मतलब मेरा जो प्रॉफिट, मेरा सेल करके जो प्रॉफिट हुआ, मेरा 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। अब मान लो आपने बिजनेस के अंदर ना प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रखे थे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर से भी पैसे ले रखे थे। तो भाई जब प्रेफरेंस शेयर से पैसे ले रखे हैं तो उसको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था आपको कि उनका तो फिक्स, उनका तो अधिकार होता है भाई, वो डिविडेंड उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। तो आपने मतलब एज्यूम करो कि आपने 5,000 रुपये डिविडेंड के भी दे दिए, आपने 5,000 रुपये डिविडेंड के माइनस कर दिए इस प्रॉफिट में से, तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना बच गया? 15,000 रुपये। अब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना, ये प्रॉफिट आपका है, यानी कि इक्विटी होल्डर का प्रॉफिट है। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी के इक्विटी होल्डर्स को मिलेगा, क्यों? सारे खर्चे माइनस कर चुके हैं, प्रेफरेंस वालों से पैसे लेते हैं, उनको डिविडेंड दे चुके, ठीक है। अब ये पैसा किसके लिए बचा? इक्विटी होल्डर वालों के लिए पैसा बच गया। अब क्वेश्चन में कई बार बोलता है कि भाई आपको ना ईपीएस फाइंड करना है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि आपने जो पैसा कमाया वो पर शेयर पे, मतलब पर शेयर कितना अमाउंट पड़ेगा वो, अगर हम उसको अपने शेयर्स में डिवाइड कर दें तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई। तो अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट वही है, यानी कि अब आपके पास में ये जो पैसा है ना, इक्विटी होल्डर्स के लिए जो पैसा बचा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आप डिवाइड कर दो इसको। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने अपने एग्जाम्पल में 15,000 ले रखे हैं। 15,000 रुपये की आपकी अर्निंग है, 15,000 ही आपके इक्विटी शेयर्स हैं, तो एक शेयर पे कितना पैसा पड़ गया भाई? 1 रुपये का, यानी कि एक शेयर पे 1 रुपया कमाया है इन लोगों ने, इसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर।
फाइनेंशियल लीवरेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। तो ये वो तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जैसे कि ये वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, ये मैंने आपको अभी समझाया था। तो इसी का ना मैंने अभी साफ़ सुथरा करके लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, इसको आप समझने की दोबारा कोशिश करना। मैं ये एक हिसाब से ना मतलब मैं इनकम स्टेटमेंट की रिवीजन करा रहा हूँ। तो सेल्स यूनिट और सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। उस सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो फिर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिर हमारा EBIT आ जाएगा, ठीक है। ये जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ना, ये इसी सीक्वेंस में ही बनती है स्टेटमेंट। आपको इसमें ये नहीं करना कि पहले आपने क्या करा कि पहले सेल्स में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ठीक इसी फॉर्मेट में ही आपको ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ गौर करना ज़रा, ये जो सेल से लेकर के ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जो भी एक्टिविटी हो रही है ये बिज़नेस से रिलेटेड, यानी कि एक सेल से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। यानी कि आपने मैन्युफैक्चर किया कोई गुड्स को, बनाया, बनाने के बाद में आपने उसको बेचा, बेचने तक का जो भी खर्चा था वो आपने इसमें कंसीडर किया। यानी कि सेल्स से लेकर के EBIT, जब जिस स्टेप तक आपका EBIT कंप्यूट होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रोसेस, यानी कि ऑपरेशन बोलते हैं, बिजनेस ऑपरेशन। तो यानी कि अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्यूट करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे ना इस एरिया तक की यूज़ करेंगे, यानी कि EBIT तक की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब हालांकि मैं अपने लॉजिक से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल रहे हो, ऑपरेटिंग का मतलब कि बिजनेस रिस्क निकाल रहे हो, तो बिजनेस रिलेटेड तो मेन चीज़ तो यही है। हालांकि ये पूरी इनकम बिजनेस रिलेटेड है, लेकिन मेन काम जो मेन एक्टिविटी बिजनेस की है वो इस पोर्शन में कवर हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपने बिजनेस यानी कि ऑपरेटिंग OL निकाल लिया, ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज निकालो, यानी कि FL निकालो। तो FL का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि फाइनेंस कॉस्ट आपने आपका बिजनेस इतना प्रॉफिट तो कमाए कि जो आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है ना एटलीस्ट वो तो कवर कर ले। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपने अगर लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट आपके फाइनेंस कॉस्ट है, या फिर आपने प्रेफरेंस इशू कर रखे प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो आप उसको डिविडेंड देते हो वो आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो हमारे इस केस में मतलब मैंने इस केस में सिर्फ इंटरेस्ट लिया है, तो यानी कि अगर आपने लोन ले रखा है तो आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे, ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो गई। यानी कि अगर आप क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई FL फाइंड करो, यानी कि आप फाइनेंशियल लीवरेज निकालो कि आपने इतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट कमाया है या कमाओगे कि आपकी इंटरेस्ट को तो कवर कर ही रहा है वो, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो कितने % रिस्क हो सकता है, कितने % रिस्क नहीं हो सकता है, वो बात का बात है, लेकिन हमारी फाइनेंस कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। और अगर मैं EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास क्या रहता है, EBT। तो अगर मैं यानी अब देखना गौर से समझना इस बात को कि EBIT से लेकर के EBT तक ये जो पोर्शन है ये हमारी सिर्फ किसकी बात कर रहा है, फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहा है, ओनली फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहा है। इसमें डिफरेंस ही क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट का ही तो डिफरेंस है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया EBT आ गया, तो मेन क्या है, सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट। यानी कि अगर मैं FL फाइंड करूँगा तो सिर्फ मेरे को इतने पोर्शन की जरूरत पड़ेगी, EBIT की जरूरत पड़ेगी और EBT की जरूरत पड़ेगी, और तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा सिर्फ जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो मेरा इस एरिया में फॉल कर रहा है, ठीक है। ये मेरे को सिर्फ आपके माइंड में ये चीज़ डालनी थी। अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप अपने माइंड में इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि OL कैसे निकालते हैं, FL कैसे निकालते हैं, या फिर CL कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की, तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, या तो आप इसको लॉजिक के हिसाब से समझ लो, जैसे लॉजिक मैंने आपको इसमें बताया था कि लॉजिक इसमें यह है कि सेल से लेकर के EBIT तक जो भी चीज़ें कवर हो रही हैं वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, रिस्क आपको नापना है। यानी कि अब एक बात बताओ, आप इसके अंदर रिस्क किससे नापोगे, मैंने आपको शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाओ, इतनी अर्निंग तो आपकी होनी चाहिए कि जो कि आपका जो भी कॉस्ट है उसको कवर कर पाओ, यानी कि आपको घाटा ना हो, लॉस ना हो। आपकी मीन्स आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि जो भी आपने अब तक कॉस्ट इंकर करी है वो आपकी उससे कवर हो जाए, भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन घाटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बताओ, इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका प्रॉफिट कितना है, मैंने आपको बताया था सेल्स आपका प्रॉफिट नहीं होता है, वो आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। इतने की आपने सेल करी है, अपना प्रॉफिट नहीं है। इस सेल में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन, आप इसको अपना प्रॉफिट कह सकते हो कि हाँ ये खर्चा माइनस करने के बाद में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। लेकिन ये भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्यों, इस बिजनेस को रन करने के लिए आपने एक कॉस्ट बियर करी है, कौन सी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो इस कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो जो फिर उसके बाद प्रॉफिट निकल के आता है ना, आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो, यानी कि आप इसको बिजनेस प्रॉफिट कह सकते हो कि हाँ मेरा बिजनेस से मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है। मान लो सिंपल सा फंडा है कि भाई आपने बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी से लोन ही नहीं लिया, आपने कोई प्रेफरेंशियल इशू ही नहीं करे, तो आप तो यहाँ तक आओगे ही नहीं। इंटरेस्ट, क्योंकि आपके पास लोन नहीं है तो आप इंटरेस्ट बियर ही नहीं करोगे, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो यही हुआ ना फिर। तो इसीलिए हम इसको प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट हम इसको बोलते हैं EBIT, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और अगर हम अब देखो, अब चीज़ों को रिलेट करो, क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो,
तो भाई ऑपरेटिंग मैंने क्या बोला कि आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट बियर हो जाए। तो भाई अर्निंग पहले आपने ये बताओ सबसे पहले क्या है, आपकी अर्निंग क्या है, कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन का फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको OL फाइंड करना है तो क्वेश्चन कहता है कंट्रीब्यूशन को अपॉन में करो और अब नीचे करो EBIT, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी वो आपको ऊपर लिखनी है, जो EBIT की वैल्यू आएगी वो नीचे लिखनी है, उसको डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिग्री ऑफ लीवरेज होगी, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारा आता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है भाई EBIT अपॉन EBT। मीन्स EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, जो ये तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है ना, तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, उसके बाद वाला प्रॉफिट, यानी कि पहले इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट देन उसके बाद वाला प्रॉफिट, यानी कि EBIT अपॉन में EBT। जो इसको यहाँ जैसे EBIT की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, उसके नीचे EBT की वैल्यू लिख दो, उसको आपस में डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपका फाइनेंशियल लीवरेज होगा। ठीक है, इसी पे ना मैं पहले आपको क्वेश्चन करा, इन पे देख ही लिया होगा। तो क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से पढ़ लो, कुछ पढ़ने के बाद में ना फिर आप मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ या फिर आप अपनी स्क्रीन को रोक के इसको पढ़ लेना। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि इनकम स्टेटमेंट, तो लीवरेज का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ना आपको इनकम स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इनकम स्टेटमेंट आती है, वो आपको पता है कि क्या होता है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन के अंदर हमको आउटपुट दे रखा है, यानी कि सेल्स यूनिट दे रखी हैं। कितनी दे रखी है, कंपनी ए के केस में 60,000 यूनिट है, कंपनी बी के केस में 15,000 यूनिट है। ठीक है, और सेल प्राइस क्वेश्चन के अंदर 30 रुपये गिवन है। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल सेल कितनी हो गई, 60,000 इंटू 30, यानी कि 60,000 यूनिट बेची 30 रुपये पे, तो टोटल सेल हो गई हमारी 18 लाख रुपये की। ठीक है जी, 18 लाख रुपये की हमारी सेल आ गई। इनकम स्टेटमेंट का सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बना करके दिया है उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है और वही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेल्स के बाद क्या आता है, हम सेल्स में के बाद हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट दे रखी है कंपनी ए के केस में। ठीक है, तो 60,000 यूनिट आपने सेल करी है, और इस बात का ध्यान रखना जितनी यूनिट आप सेल करोगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही यूनिट पर निकलती है। जो आपने यूनिट सेल ही नहीं करी तो फिर वो कॉस्ट किस बात की। ठीक है, तो जितनी यूनिट आप सेल करोगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही यूनिट पर आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो आपने 60,000 यूनिट सेल करी, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये की कॉस्ट आई, तो 60,000 यूनिट को बनाने के लिए कितने रुपये की कॉस्ट आई, 6 लाख रुपये की। तो आपने 18 लाख रुपये की सेल में से 6 लाख रुपये माइनस करके आपने कॉन्ट्रीब्यूशन फाइन कर लिया अपना, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला, 18 लाख माइनस 6 लाख, 12 लाख रुपये का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद फिर आता है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट। बिजनेस की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, कॉन्ट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, यानी कि क्वेश्चन में गिवन है 7 लाख रुपए की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपने 12 लाख में से 7 लाख माइनस करे, ये जो साइन होता है ना ये नेगेटिव का साइन होता है, तो ये आपने 12 में से 7 लाख माइनस करे तो आपके पास में EBIT आ गया कितना, 5 लाख रुपये का। 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 लाख रुपये का EBIT आ गया आपके पास में, यानी कि ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करने के बाद में ना आपने ना देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने ना 12% डिवेंचर्स भी हैं आपके पास में, यानी कि आपने पैसा जो है डिवेंचर्स होल्डर से भी ले रखा है। कितने परसेंट पे, 12% ब्याज पे। तो हमने क्या करा, 4 लाख रुपये के डिवेंचर्स ले रखे हैं, 12% उनको ब्याज देना है, तो 4 लाख का 12% कितना हो गया, 48,000 रुपये। यानी कि इस अर्निंग EBIT में से, यानी कि अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमने 48,000 रुपये इंटरेस्ट का माइनस कर दिया। अब हमारे पास में EBT बचा। ठीक है, लीवरेज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके यहीं तक, मतलब अगर आप यहाँ तक भी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे ना तो भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट इसलिए समझाई कि FM के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो आपको, ठीक है, तो अगर आप EBT तक भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक भी सॉल्व करते हो, तो लीवरेज के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया, EBT आ गया। ठीक है, अब हम एक एक करके ना सारे के सारे लीवरेजेस फाइंड करते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब इसमें देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया 12 लाख रुपये। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 12 लाख डिवाइड बाय नीचे क्या है EBIT, तो अब EBIT कितना है हमारा 5 लाख। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो आएगा मेरा 2.4 मेरा OL आ जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा कितना है 2.4, यानी कि 2.4 टाइम्स जो है मेरे को रिस्क है इतना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। तो EBIT कितना है इसके अंदर, EBIT आया हमारा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हमारा EBIT। EBT कितना है हमारा 4,52,000। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 1.106, या फिर आप इसको 1.1 भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपका FL आ गया। अब बात करते हैं कंबाइंड लीवरेज की। कंबाइंड लीवरेज के वैसे तो 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है। कंबाइंड का मतलब क्या कह रहा है, कंबाइंड लीवरेज निकालो। तो कंबाइंड का मतलब क्या, जो आपने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला वो, फाइनेंशियल लीवरेज निकाला वो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइंड लीवरेज आ गया। अगर मान लो जैसे कि मेरा ये आया OL मेरा आया 2.4, ये मेरा आया 1.106, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा आंसर आएगा
2.654, ये हमारा कंबाइंड लीवरेज है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसका इसका फॉर्मूला दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। अब ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंबाइंड लीवरेज पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। और हमारा एफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, मान लो इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, तो ये देखो आप, ये ईबीआईटी और ये ईबीआईटी आपस में कट गए, बचा क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये रहा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ओएल को और एफएल को आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा कैसे निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको 2-3 टर्म्स हैं जो फाइंड करनी है। जैसे कि आपको एक इसमें कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, दूसरा आपको ईबीआईटी फाइंड करना है, तीसरा आपको ईबीटी फाइंड करना है। ये आप जब भी फाइंड कर पाओगे जब आपको पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट आती होगी। ये 3 चीज़ आप फाइंड कर लोगे, पूरा का पूरा लीवरेज कितने भी कैसे भी क्वेश्चन हो आप चटका दोगे। ठीक है, तो कंपनी ए का मैंने निकाल दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी बी का आप मुझे निकाल करके कमेंट में इनके आंसर्स मेरे को भेजोगे। आंसर कैसे आपको मेरे को बताने हैं, ओएल कितना आया, एफएल कितना आया और सीएल आपका कितना आया। अब ना हम इसकी ना दूसरी अप्रोच सीखेंगे, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज की, फाइनेंशियल लीवरेज की और कंबाइंड लीवरेज की ना एक दूसरी अप्रोच होती है कि ये लीवरेज कैसे कंप्यूट होते हैं। समटाइम्स ना क्वेश्चन के अंदर आपको ना मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं इनकम स्टेटमेंट बनाने वाली। क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई आपकी जो ईबीआईटी है ना, मतलब ईबीआईटी जो है वो 5% से बढ़ गई, यानी कि इंक्रीज़ हो गई या फिर घट गई, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देगा। वो कहेगा कि आपकी जो सेल्स है ना वो 20% से इंक्रीज़ हो गई या फिर डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, वो बोलेगा कि जो आपका ईपीएस है ना वो 20% से या मान लो 30% से डाउन हो गया या फिर इतना बढ़ गया। अगर आपको इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप जो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाई है उसके अंदर जो फॉर्मूले बताए हैं आपको उस अप्रोच से लीवरेजेस फाइंड नहीं करने हैं, आपको ये वाली अप्रोच यूज़ करनी है, यानी कि ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी कि जितना चेंज ईबीआईटी में जितने परसेंट से चेंज आया, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, आपको नेगेटिव का साइन नहीं लगाना है, सिर्फ आपको परसेंटेज कंसीडर करनी है। मान लो मैं कहता हूँ कि आपका 3% डाउन हो गया तो आपको नहीं नेगेटिव करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ओनली 3% लिखना है। ठीक है, वो बोलता है कि सेल जो है ना आपकी 5% से बढ़ गई, तो फिर आपको सिर्फ 5% लिखना है, यानी कि 3/5 को फॉर्मूला क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन चेंज, वो परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आपको ऐसे करके लिखना है 3/5 और जो वैल्यू आएगी वो आपका ओएल हो जाएगा। ठीक इसी तरह एफएल ऐसे फाइंड होगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये आपके ईपीएस में कितने परसेंट चेंज आया वो लिखना है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में कितने परसेंट चेंज आया वो लिखना है, जो वैल्यू आएगी वो आपका एफएल हो गया। ईपीएस का सीएल का वही फंडा है सेम जैसे कि जो इन दोनों का कंबाइंड लीवरेज में था। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ये कैसा है, ये मैंने आपको उस फॉर्मूले में बताया था कि ये ईबीआईटी और ये ईबीआईटी ये ऊपर है और ये नीचे, आपस में दोनों में कट जाएगा, बचेगा क्या, ईपीएस और सेल्स बचता है, क्योंकि कंबाइंड लीवरेज है, इन दोनों को कंबाइन कर देते तब जाकर ये निकलता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या बनता है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जितना परसेंट ईपीएस में चेंज आया, जितना परसेंट इसमें चेंज आया, आप उसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा। ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ बहुत ईजी सा चैप्टर है ये। आपको अगर कोई डाउट है तो आप एफएमडी के ग्रुप में आपको कोई डाउट आता है आप उसमें क्वेरी रेज करो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो कॉल कर लो नंबर पर डायरेक्ट। थैंक यू।